Welcome, my dear students. In this session, we will take up questions of mathematics from CSAT 2021 एग्जामिनेशन. ऑलरेडी हम कुछ क्वेश्चंस को फर्स्ट सेशन में प्रैक्टिस कर चुके हैं. उसको चेक नहीं किया है तो पिन कर दूंगा, चेकआउट कर लेना. और वहाँ से जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको कंटिन्यू करते हैं. एंड इफ यू नॉट ऑलरेडी कनेक्टेड ऑन टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो एट ADITYAKT. माय नेम इज आदित्य कुमार तिवारी. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. कंसिडर द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम. एडिशन प्रॉब्लम किया था हमने प्रीवियस सेशन में लास्ट में, और एक मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है PQ इंटू 3 एंड दैट इज इक्वल टू RQQ. PQ एक 2 डिजिट नंबर है, हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट आता है RQQ. एंड PQ एंड R आर डिफरेंट डिजिट्स. साथ में ये भी गिवन है दैट R इज नॉट इक्वल टू 0. R हमारा 0 नहीं है, यानी कि 2 डिजिट नंबर नहीं मिल रहा है हमको अल्टीमेटली. ठीक है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P प्लस R डिवाइडेड बाई Q. सबसे पहली चीज जो कि ऑब्जर्व करनी है, यूनिट डिजिट पे हमारा नंबर आ रहा है Q, और जब हम PQ को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हमें मिल रहा है जो नंबर वहां पे भी यूनिट डिजिट में Q ही आ रहा है. वहां भी यूनिट डिजिट में Q ही नंबर आ रहा है. तो Q क्या नंबर, क्या कौन सा डिजिट होना चाहिए? डिजिट Q ही आ रहा है लास्ट में, तो कौन सा डिजिट होना चाहिए? अगर हम Q को इक्वल टू 0 रखते हैं तब तो काम कर जाएगा. ठीक है. यानी कि 0 में 3 मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली 0 ही आएगा. तो यूनिट डिजिट पे 0 आएगा अपना, चाहे वो 10 हो, 20 हो, 30 हो, कोई भी नंबर आओ तो 0 तो पॉसिबल है. बट प्रॉब्लम ये है लास्ट में 2 0 आ रहे हैं, डबल 0 हो जा रहा है. तो यानी कि PQ में तो एक ही 0 होगा, बट वहाँ डबल 0 हो जा रहा है और वो भी 3 मल्टीप्लाई करके. क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है. हाँ, अगर 20 होता और 5 मल्टीप्लाई करते तब तो 100 हो जाता है, बिकॉज 2 को 5 मिला, 10 बना दिया तो 2 0 आ गए. या 5 को 2 मिलेगा, 50 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो भी 100 हो जाएगा. बट अदरवाइज 3 मल्टीप्लाई करके तो कभी 2 0 नहीं हो पाएंगे, यानी कि Q इज इक्वल टू 0 तो नहीं होगा, नहीं होगा इस क्वेश्चन में, बिकॉज 2 Q आ रहे हैं लास्ट में. ठीक है. 1 अगर होता 1 इंटू 3 तो 3 आ जाएगा, 1 नहीं आएगा. 2 इंटू 3 6 आएगा, 3 इंटू 3 9 आएगा, 4 इंटू 3 2 आएगा लास्ट में, 5 इंटू 3 5 आएगा, यानी कि Q 5 भी हो सकता है. और अगर Q 5 है तो P 5, ये जो नंबर है हमारा, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट आ रहा है हमारा R55. और कुछ हो सकता है, 6 8 आएगा, 7 21 1 आएगा, 8 24 4 आएगा, 9 से 7 आएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यही एक पॉसिबल है. डेफिनेटली हमारा Q इज इक्वल टू तो 5 है, ये तो पक्की बात है. अब क्योंकि हम P5, ये जो हमारा 2 डिजिट का नंबर है, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट में हमें R55 मिल रहा है. तो पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं. डेफिनेट है हमारा 15 तो नहीं हो सकता, P इक्वल टू 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि फिर 2 डिजिट नंबर आएगा. 25 भी नहीं हो सकता है. 35 पे इंटू 3 करोगे 105 आएगा. 45 पे इंटू 3 करोगे 135 आएगा. 55 इंटू 3 165 आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है. 65 इंटू 3 195, बेसिकली 30 ऐड करते जाना है हर बार, ये भी नहीं आ रहा. नेक्स्ट आएगा 225, देन आएगा 255, यानी कि 255. यस, यहाँ पे लास्ट में 2 5 आ रहे हैं, विच इज 75 इंटू 3 था 225 और 85 इंटू 3 है 255. तो हमारा रिजल्टेंट नंबर हुआ 85 इंटू 3, दैट इज 255. यानी कि P हमारा 8 है, Q 5 है और R 2 है. तो P प्लस R विल बी 8 प्लस 2 एंड दिस डिवाइडेड बाई 5, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 रिजल्ट विल बी 2. ऑप्शन बी क्लियरली. बढ़िया सवाल है, क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देयर आर 3 पॉइंट्स PQ एंड R ऑन अ स्ट्रेट लाइन, और इस तरह से 3 पॉइंट्स हैं सच दैट PQ इज टू QR इज इक्वल टू 3:5. PQ और QR का रेशियो है 3:5. इफ n इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ PQ इज टू PR, तो n की वैल्यू क्या होगी, यानी कि कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है रेशियो की PQ और PR का, जबकि PQ और QR का रेशियो में गिवन है 3:5 और PQR 3 पॉइंट्स हैं स्ट्रेट लाइन पे. तो एक तरीका देखने का ये हो सकता है कि PQ और QR का रेशियो है 3:5, यानी कि Q P और R के मिडिल में हो तो रेशियो आ रहा है 3:5. ओके, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. या फिर ऐसा हो सकता है कि PQ और QR का रेशियो है 3 और 5, तो Q एक साइड में हो PR के, तो लेट अस से दिस इज P, दिस इज R, सो दिस माइट बी Q, और PQ हमारा 3 आ गया और QR आ जाएगा 5 रेशियो में. क्या बात समझ में आती है? और पहले वाले केस में अगर PQ और QR 3 और 5 है, ऐसे मान के चलो कि PQ है 3 सेंटीमीटर, QR है 5 सेंटीमीटर, तो PQ इज टू PR क्या आ जाएगा? PQ 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और PR हो जाएगा PQ प्लस QR, तो दैट वुड बी 3 + 5, यानी कि 3:8 का रेशियो आएगा.
ये एक पॉसिबल केस बन गया। और सेकेंड केस होगा पी क्यू इज टू पी आर का, पी क्यू तो अपना आ गया 3, बट पी आर आएगा इस बार 5 - 3 यानी कि 2, 3:2 का रेशियो आ जाएगा पी क्यू इज टू पी आर का। तो 2 केसेस बनेंगे हमारे पी क्यू और पी आर के रेशियो के, ऑप्शन बी आंसर आएगा। ठीक है, क्यू ऑपोजिट साइड में नहीं जा सकता, क्योंकि क्यू अगर आर के राइट हैंड साइड में जाएगा तो डेफिनेटली हमारा जो क्यू आर है वो एक छोटी वैल्यू होगी और पी आर बड़ा वैल्यू होगा, जबकि एक्चुअल में उल्टा है। कि एक्चुअल में उल्टा है, क्या है बात समझ पा रहे हो कि पी क्यू और क्यू आर का रेशियो 3 और 5 है, पी क्यू छोटा है, क्यू आर बड़ा है। बट अगर आर के राइट हैंड साइड में क्यू चला जाएगा तो क्यू आर छोटा हो जाएगा और पी क्यू बड़ा होगा, तो ये केस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On a chessboard, in how many different ways can 6 consecutive squares be chosen on the diagonal along a straight path? तो हमें diagonally देखना है कि कितने तरीकों से हम 6 consecutive squares को, 6 क्रमागत वर्गों को चूज कर सकते हैं एक चेस बोर्ड पे। चेस बोर्ड यानी कि 8x8 का होगा, टोटल 64 स्क्वायर्स है, बट हम बात कर रहे हैं डायगोनल की। ठीक है, डायग्राम में देख लेते हैं, प्रॉपर्ली समझ में आएगा। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ चेस बोर्ड 8x8, जहां पे कि हमारे आधे तो ब्लैक स्क्वायर्स होंगे और आधे व्हाइट स्क्वायर्स होंगे। हालांकि ब्लैक और व्हाइट से हमें मतलब नहीं, हमारा सिर्फ पर्पस क्या है, 6 कॉन्जिटिव स्क्वायर्स को हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, सो 2 डायगोनल्स हमारे पास। ठीक है, लेट अस से पहले हम इस डायगोनल पे फोकस करते हैं, व्हाइट वाला जो डायगोनल है हमारा। ठीक है, व्हाइट वाला जो डायगोनल है उस पर फोकस करते हैं, विच इंप्लाइज दिस वाला डायगोनल। टोटल 8 स्क्वायर्स है कि नहीं, 8 स्क्वायर्स है, और हमें चाहिए 6 कॉन्जिटिव स्क्वायर्स। तो कितने तरीकों से हम सेलेक्ट कर सकते हैं? तो वन मेथड कुड बी, भाई नंबर कर देते हैं इनको 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 1 से लेके 6 तक के सारे, क्योंकि 6 के 6 लगातार होने चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, तो 1 से लेके 6 तक के सारे स्क्वायर्स को हम सेलेक्ट कर लें। एक तरीका ये हो सकता है, या फिर 2 से लेके 7 तक के सारे स्क्वायर्स को हम सेलेक्ट कर लें, ये हो सकता है। या फिर 3 से लेके 8 तक के सारे स्क्वायर्स को हम सेलेक्ट कर लें, ये तीसरा तरीका हो सकता है। टोटल 3 वेज आ गए हमारे टू सेलेक्ट 6 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स ऑन वन डायगोनल। अब ऐसे ही एक दूसरा डायगोनल भी है ब्लैक वाला, वहां भी यही सेम स्टोरी होगी। ठीक है, तो 3 वेज आ गए इसमें, और 3 वेज आ जाएंगे ब्लैक वाले डायगोनल में। तो 3 + 3 टोटल 6 वेज होंगे टू सेलेक्ट 6 कॉन्जिटिव स्क्वायर्स ऑन अ चेस बोर्ड। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग 2 2 3 3 3 एज डिजिट्स, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर्स ग्रेटर देन 30,000 कैन बी फॉर्म्ड? डिजिट्स हमारी कौन सी यूज करनी है हमको? 2 2 3 3 3, तो यही हमारी 5 डिजिट्स है और इन्हीं को यूज करना है। और नंबर्स शुड बी ग्रेटर देन 30,000। अगर ग्रेटर देन 30,000 होना है, और 3 या 2 ही हो सकता है, बिकॉज 3 तो हमारे 3 है, 2 2 है, 3 3 है और 2 2 है। तो यानी कि डेफिनेट सी बात है, अगर ग्रेटर देन 30,000 ले रहे हैं तो फिर हमारा जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, सबसे किनारे लेफ्ट वाला डिजिट है, वो डिजिट हमारा 2 तो नहीं हो सकता है, बिकॉज 2 होगा तो फिर ये नंबर हमारा 20,000 से 30,000 के बीच में आएगा। तो डेफिनेटली ये डिजिट हमारा 3 होगा। यहाँ पे तो 3 हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, इस डिजिट पे तो 3 हमने फिक्स कर दिया, बस इसके आगे का खेल है। और इसके आगे हमारे पास 2 2s हैं और 2 3s हैं, और उन्हीं को अरेंज करना है। उनको अरेंज करना है। अगर पीएनसी का यूज करते हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करते हो, तो 4 डिजिट्स है हमारे पास, चारों को अरेंज करना है। तरीके होंगे 4 फैक्टोरियल, जिनमें से कि 2 है 2s, तो ये दोनों सेम होंगे। 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे, 2 है 3s, अगेन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 2 × 2, यानी कि 24/4, 6 वेज आ जाएंगे। ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। एक तरीका होता है, अगर पीएनसी का ये प्रिंसिपल समझ में आता है तो फिर इसको इजीली ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज काउंट भी कर सकते हो, 3 6 9 12, ऑप्शंस अपने लिमिटेड है, तो काउंटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, काउंटिंग कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, क्योंकि काउंटिंग हमेशा जब भी करेंगे हमेशा एक ऑर्डर में करनी है। 3 तो स्टार्ट में फिक्स्ड है, इसके बाद की स्टोरी है। तो सबसे छोटा नंबर क्या आएगा जब दोनों 2 तुम लगातार लोगे? 3 2 2 3 3, या फिर 3 2 और 3 3 2, 3 2 3 2 3। बेसिकली ये ऊपर आना चाहिए था। ठीक है, 2 को तुम एक एक राइट शिफ्ट करते जाओगे। ठीक है, तो 3 2 2 वाले सारे नंबर्स आ गए, 3 2 3 वाले नंबर्स आ गए अपने। अब 3 3 2 वाले नंबर्स कितने होंगे? 3 3 2 से एक 2 बचा, एक 3 बचा, 23 आ जाएगा, और फिर आएगा 3 3 2 3 2, ये भी एग्जॉस्ट हो गए। अब लास्ट नंबर आएगा हमारा 3 3 3 2 2, टोटल 6 नंबर्स आ गए। ओके, क्लियर है? ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। बट जब भी कभी अगर तुम मैनुअल काउंटिंग कर रहे हो, इस तरह से काउंटिंग कर रहे हो, तो हमेशा ध्यान देना एक ऑर्डर में ही करना है, ताकि कोई नंबर मिस नहीं हो, किसी नंबर की डबल काउंटिंग नहीं हो।
ओके, नेक्स्ट वन, देयर आर टू स्टेटमेंट्स एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। कौन कौन से स्टेटमेंट ऐसे हैं जो कि हमारे करेक्ट होंगे। पहला स्टेटमेंट है सम ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100। हो सकता है, नहीं हो सकता है। 5 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स है यानी कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है, तो मिडिल टर्म हमारा एवरेज आएगा 100/5 20। तो मिडिल टर्म को अगर हमने 20 ले लिया, 19 18 21 22, ये हमारे 5 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। और इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा 20 × 5, बिकॉज मिडिल टर्म एवरेज है 20 × 5 यानी कि सम है 100। तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है, पॉसिबल है तभी तो लिखा है, कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स के लिए था। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है। अदरवाइज तरीके तो और भी होंगे, कॉन्सेक्यूटिव नहीं लोगे तो भी तरीके बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, तुम इस बार यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा 1 का था क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव थे। कॉन्सेक्यूटिव नहीं लोगे तो d 2 भी ले सकते हो। जब d 2 लोगे तो 20 के बाद आएगा 18, देन आएगा 16 और राइट हैंड साइड में आएगा 22 और 24। यहाँ भी सम हमारा 100 आ जाएगा, बट ये नंबर्स कॉन्सेक्यूटिव नहीं है, ये कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स है बेसिकली। ओके, तो मल्टीपल पॉसिबल केसेस होंगे, 3 कॉमन डिफरेंस लोगे तो भी आ जाएगा। तो यानी कि हमारी सीरीज तो बहुत सारी बन जाएंगी, बट 5 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर की सीरीज भी बन रही है जिसका सम 100 आ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू देयर सम। हमने प्रैक्टिस में नंबर सिस्टम में ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं, ये बहुत पॉपुलर और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जिसपे बार बार क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा रहा है। प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू देयर सम। अगर हम 1 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें रिजल्ट आता है 6, और अगर 1 2 और 3 को ऐड करें तब भी रिजल्ट आता है 6। तो 1 2 एंड 3 आर 3 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स जिनका कि सम और प्रोडक्ट दोनों सेम है। अगर नेचुरल नंबर्स के बजाय इंटीजर लिखा होता तो ऐसे और भी केसेस बनते हैं, जैसे कि -1 0 और 1, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 आएगा और इनको ऐड करोगे तब भी 0 ही आएगा। तो अगेन दीज आर 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स। एक और एग्जांपल बनेगा -1 -2 और -3, दीज आर ऑल्सो 3 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स और रिजल्ट आ रहा है मल्टीप्लिकेशन आ -6 और सम भी आएगा -6। तो ऐसे 3 केसेस बनते हैं हमारे, तीनों केस हमने देख लिए। बहरहाल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cubical vessel of side 1 meter is filled completely with water. How many milliliters of water is contained in it? और we have to neglect thickness of the vessel, यानी कि थिकनेस को 0 मानना है। साइड 1 मीटर है, क्यूबिकल वेसल है, तो वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम आएगा साइड का क्यूब, तो वॉल्यूम विल बी 1 मीटर क्यूब एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब यानी कितना है, दिस इज 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब, 2 जीरोज हैं तो 6 जीरोज आ जाएंगे 1 के बाद, दिस मच सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml, सो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1 फॉलोड बाई 6 जीरोज ml, दिस विल बी द वॉल्यूम। आंसर अपना आएगा ऑप्शन डी, 6 जीरोज है। क्लियर है। अगर लीटर में पूछता तो डिवाइड बाई 1000 करते तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1000 लीटर्स और 1 किलो लीटर। Okay. Next one, there are 6 persons arranged in a row. Another person has to shake hands with 3 of them so that he should not shake hands with 2 consecutive persons. 6 persons are arranged in a row. Another person has to shake hands with 3 of them so that he should not shake hands with 2 consecutive persons. 2 लगातार पर्सन से हाथ नहीं मिलाना है उसको। कितने डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, पर्सन 5 एंड पर्सन 6। पहला कॉम्बिनेशन हो सकता है पहले पर्सन से हाथ मिला लिया उसने, अब दूसरे से नहीं मिला सकता है, थर्ड से मिला लिया, फोर्थ से नहीं मिला सकता है, फिर फिफ्थ से मिला लिया। तो पहला तरीका तो ये हो गया, क्योंकि तरीके अपने ऑप्शंस के हैं 3 4 5 6, तो मैनुअली भी कर सकते हैं। सेकंड मेथड हो सकता है पहले से मिला लिया, दूसरे से नहीं मिलाया, ठीक है, फिर तीसरे से मिला लिया, चौथे से नहीं मिलाया, पांचवें से नहीं मिलाया और छठे से मिला लिया। ओके, थर्ड वे हो सकता है हमारा पहले से मिला लिया, दूसरे से नहीं मिलाया और तीसरे से भी नहीं मिलाते हैं, क्योंकि अब तीसरे से मिलाने वाले सारे के सारे केसेस तो ले लिए हमने। फोर्थ से हाथ मिलाया, फिफ्थ से नहीं मिलाएगा और सिक्स से मिलाएगा, ये केस हो गया। ठीक है, यहाँ पे यही केस पॉसिबल है फोर्थ से हाथ मिलाने के बाद में, क्योंकि फिफ्थ से मिला नहीं सकता, सिक्स से ही मिलाना पड़ेगा। फोर्थ केस बन सकता है हमारा, वो पहले से हाथ ना मिलाए, सेकंड से मिलाए, थर्ड से नहीं मिला सकता, फोर्थ से मिलाना पड़ेगा, फिफ्थ से नहीं मिला सकता और सिक्स से मिला लेगा। तो टोटल 4 केसेस ही बनेंगे अपने, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा।
ये हो गया इस क्वेश्चन को मैनुअली करने का तरीका। बट अगर नंबर ऑफ पर्सन को हम 6 की बजाय इंक्रीज कर दें, 8 कर दें, 9 कर दें, 10 कर दें, तब कैसे सॉल्व करेंगे? कि 3 से ही हाथ मिलाना है, तब तो मैनुअली नहीं कर पाओगे। तो अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए कि देखो 6 पर्सन है टोटल हमारे, और अगर वो 2 कॉन्जिटिव पर्सन से हाथ नहीं मिला सकता है, तो अगर वो पहले पर्सन से हाथ मिलाएगा तो दूसरे से तो नहीं मिला सकता, अगर वो चौथे से हाथ मिलाएगा तो पांचवें से तो नहीं मिला सकता, ठीक है, और फिर छठे से मिला सकता है। ऐसे ही मल्टीपल केसेस बनेंगे, बट हर एक केस में हमें ये पता है कि पहले 2 पर्सन जिनसे वो हाथ मिलाएगा उनके बाद वाले पर्सन से वो हाथ नहीं मिला पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से बताता हूं, पहले 2 पर्सन जिनसे वो हाथ मिलाएगा उनके बाद वाले से हाथ नहीं मिला पाएगा। तीसरे पर्सन से हाथ मिलाने के बाद तो टास्क ही खत्म हो जाता है। यानी कि 2 ऐसे पर्सन हमेशा होंगे जिनसे वो हाथ नहीं मिलाएगा। हर केस में 2 ऐसे पर्सन होंगे जिनको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, जिनसे वो हाथ नहीं मिला सकता। पहले पर्सन के आगे वाला अगला बंदा, दूसरे पर्सन के बाद वाला बंदा। तो यानी कि 2 ऐसे पर्सन होंगे जिनको रिमूव करना पड़ेगा। 6 में से 2 को तो कभी हाथ नहीं मिलाएगा, तो 6 - 2 में से उसको 3 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, 4 में से 3 को उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 4 C3 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है, बेसिकली n पर्सन होंगे तो n - 2 C3 आ जाएगा आंसर अपना, अगर 3 पर्सन है तो, अगर 3 से हैंडशेक करना है तो। ठीक है, सो n - 2 C3, अगर 8 है 8 - 2 C3 यानी 6 C3 आ जाएगा। क्या बात समझ में आती है? तो यहां से हमें इस केस में मैनुअली सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में भी आ सकता है कि टोटल लेटस से 8 हाउसेज हैं, क्योंकि कई एग्जाम्स में इस फॉर्मेट में भी आया हुआ है। 8 हाउसेज हैं, एक चोर है जो चोरी करने गया वहां पे, सारे 8 हाउसेज एक रो में हैं, और वो इस तरह से चोरी कर रहा है कि वो नेबरिंग जो हाउसेज है वहां पे चोरी नहीं कर रहा। सेम कॉन्सेप्ट है भाई, बगल वाले से हाथ नहीं मिला रहा है, नेबरिंग हाउस में चोरी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो 8 हाउसेज में से 3 में चोरी कर रहा है, 3 हाउसेज में उसको थेफ्ट करनी है, चोरी करनी है, तो कितने तरीके होंगे? वो 8 में से 2 को छोड़ेगा हर बार, यानी कि 6 C3 नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, चोरी करने के तरीके आ जाएंगे, जबकि वो नेबरिंग हाउसेज में चोरी नहीं करेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अमाउंट ऑफ मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B and C इन द रेशियो PQR। एक मनी है, जो मनी कितना है हमें नहीं पता, बट A, B, C को PQ और R के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो स्टेटमेंट गिवन हमें चेकआउट करना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 कह रहा है A गेट्स द मैक्सिमम शेयर इफ P इज ग्रेटर देन Q प्लस R। A को मिल रहा है लेट अस से P रुपीज, Q रुपीज और R रुपीज मिल रहा है, ठीक है, या PQ और R का मल्टीपल मिल रहा है। तो अगर P A को मिलेगा कितना? P यूनिट्स मिलेगा, यानी P मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, और B और C को मिला के मिलेगा कितना? Q यूनिट्स प्लस R यूनिट्स, यानी कि Q प्लस R। अब अगर P हमारा ऑलरेडी Q और R से बड़ा है, Q प्लस R से बड़ा है, Q और R के समेशन से भी बड़ा है P, तो डेफिनेटली A को मैक्सिमम मिलने वाला है, क्योंकि A को B और C को मिला के जो अमाउंट होगा उससे भी ज्यादा मिल रहा है, तो डेफिनेटली मैक्सिमम शेयर होगा, कोई तो डाउट ही नहीं है इसमें। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। 2 कह रहा है C गेट्स द मिनिमम शेयर इफ R इज लेस देन P प्लस Q। अगर R हमारा लेस देन P प्लस Q है, यानी कि C का जो अमाउंट होगा वो लेस देन होगा A प्लस B, तो A और B के समेशन से तो C का अमाउंट कम होगा, बट A और B के समेशन से कम होगा, जरूरी थोड़ी है कि A से भी कम हो या B से भी कम हो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर A को मिल रहा है लेट अस से 100 रुपीज, B को मिल रहा है 200 रुपीज, ठीक है, और C को मिल रहा है लेट अस से 240 रुपीज, तो A और B को ऐड कर दोगे तब भी 240 तो कम ही आएगा, 240 कम आएगा 100 प्लस 200 यानी 300 से, लेकिन वैसे तो सबसे बड़ा अमाउंट होगा, तो C को मिनिमम शेयर मिलेगा, ये हम नहीं कंक्लूड कर सकते बिकॉज R लेस देन है इससे, तो सेकंड स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और कभी भी ऐसे एग्जांपल लेके अगर इसको करने वाले हो, 200 जैसे एग्जांपल लिया 240, 100, 200 का, तो हमेशा एग्जांपल लेके निगेट करने की कोशिश करना, यानी कि स्टेटमेंट को गलत साबित करने की कोशिश करना, ठीक है, क्योंकि सही साबित करने वाले एग्जांपल ही मिल जाएंगे। कि यहाँ पे मान लो हमने ले लिया 100, 300 और C को ले लिया 50, तो डेफिनेटली लेस देन आ रहा है, बट ये तो हमने ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं ना, एग्जाम्पल इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। तो जब भी कभी एग्जाम्पल लेके कोशिश करो तो हमेशा निगेट करने की कोशिश करना, क्योंकि सेटिस्फाई करने वाले एग्जाम्पल तो उनको मिल ही जाएंगे। निगेट करने वाला एक भी मिल रहा है तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है, अगर नहीं मिल रहा है तभी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर होगा, 1 ओनली। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पाई डायग्राम shows the percentage distribution of proteins, water and other dry elements in the human body। प्रोटीन करस्पॉन्ड कर रहा है 16% से, वाटर करस्पॉन्ड कर रहा है 70% से। तीन चीजें हैं, प्रोटीन है, वाटर है और ड्राई एलिमेंट्स। टोटल मिला के 100% होगा। प्रोटीन है 16%, वाटर है 70%, तो बचा कितना? 14% बचा, सब मिला के 100 होगा। 16 प्लस 70 प्लस 14 टोटल 100% होगा। ठीक है, यानी कि हमारा ड्राई एलिमेंट 14% होगा। ओके, इफ बोथ प्रोटीन एंड ड्राई एलिमेंट्स करस्पॉन्ड टू P%, यानी प्रोटीन और ड्राई एलिमेंट को साथ में कंसिडर करोगे, एक सेकेंड, प्रोटीन 16% है,
तो प्रोटीन और ड्राई एलिमेंट को अगर हम साथ में कंसिडर करेंगे तो 16% प्लस 14% मिला के आ जाएगा 30%, एंड दिस 30% इज इक्वल टू P%, यानी P इज इक्वल टू 30 आ गया। तो व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग P ऑन द पाई डायग्राम? पाई डायग्राम हमेशा होता है कितने का? सर्कल होता है, सर्कुलर होता है, तो 360 डिग्रीज का होता है डायग्राम, ठीक है। और 360 डिग्रीज रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट 100% को, और हमें पूछा गया 30% के लिए सेंट्रल एंगल क्या होगा, तो दैट विल बी 30/100 ऑफ 360 डिग्रीज। 0 से 0 गया, इस 0 से 0 गया, 3 × 36 यानी कि 108 डिग्री का एंगल बनेगा। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ विजिट्स द क्लब ऑन एवरी 5th डे। हर्ष विजिट्स ऑन एवरी 24th डे। जोसेफ विजिट कर रहा है ऑन एवरी 5th डे। हर्ष विजिट कर रहा है एवरी 24th डे, और सुमित विजिट कर रहा है एवरी 9th डे पे। यानी कि जोसेफ विजिट करेगा इफ ऑल ऑफ देम मेट ऑन ए संडे, ठीक है, संडे को मिले हैं, संडे को डे 0 मान लें अगर हम, तो जोसेफ फिर डे 5 पे विजिट करेगा, फिर डे 10 पे विजिट करेगा, फिर डे 15 पे विजिट करेगा, फिर डे 20 पे विजिट करेगा, एंड सो ऑन। हर्ष विजिट करेगा डे 24 पे, डे 48 पे, डे 72 पे, डे 96 पे, एंड सो ऑन। यानी कि 24 के मल्टीपल डेज पे विजिट करेगा, जोसेफ 5 का मल्टीपल डेज पे विजिट करेगा, और सुमित डे 9, डे 18, डे 27, डे 36, एंड सो ऑन, यानी कि 9 के मल्टीपल डेज पे विजिट करेगा। तो दोबारा वो कब मिलेंगे? दोबारा वो तब मिलेंगे जो डे हमारा मल्टीपल होगा 5 का, 24 का और 9 का, यानी कि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 5, 24 और 9 का। 5, 24 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? 24 है 8 × 3, एक और 3 और एक 5, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 8 × 3 × 3 × 5, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 8 × 9 72 × 5 360, यानी कि संडे के 360 डेज के बाद में वो दोबारा मिलेंगे। संडे के 360 डेज के बाद में वो दोबारा मिलेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि डे कौन सा होगा उस दिन, मंडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, या फिर अगेन संडे होगा। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा 360 डेज में कितने वीक है, कितने वीक है और कितने डेज है, ठीक है। डिवाइड कर दो 360 को 7 से, रिमाइंडर कितना आएगा? 350 तो पूरा चला जाएगा, 10 बचा, रिमाइंडर हमारा 3 आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 इज द रिमाइंडर, यानी कि 3 दिन संडे से बाद में मिलेगा, तो संडे प्लस 3, तो दैट विल बी संडे प्लस 1 इज मंडे, प्लस 3 इज वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को नेक्स्ट टाइम दे विल बी कैचिंग अप, ओके। क्योंकि जस्ट दोबारा वो कब मिल रहे हैं यही क्वेश्चन पूछा, उसके बाद दोबारा कब मिलेंगे? वेडनेसडे प्लस 3 पे, यानी कि सैटरडे पे। तो अगर इसके बाद वाला क्वेश्चन भी पूछता तो भी हम आंसर कर पाते, क्योंकि अब तो हमें पता है 3 दिन का फर्क पड़ेगा 360 डेज में, क्लियर है। तो संडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद फ्राइडे, एंड सो ऑन, चलते रहोगे जितनी बार, चाहे वो कौन सी मीटिंग के बारे में पूछ दे तो भी हम आंसर कर पाएंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? कि लेटेस्ट से क्वेश्चन पूछता संडे के बाद में, अगर संडे की मीटिंग को हम माने मीटिंग नंबर 0 माने, ठीक है। तो अगर ये मीटिंग 0 है, यानी कि इसके बाद में 10th मीटिंग कब होगी? अगर क्वेश्चन ये पूछे 10th मीटिंग कब होगी, संडे की मीटिंग के बाद में, तो हर एक मीटिंग में कितना फर्क पड़ रहा है? 3 डेज का फर्क पड़ रहा है। 10th मीटिंग में फर्क पड़ेगा 10 × 3 30 डेज का, और 30 को 7 से डिवाइड करोगे यानी कि 2 डेज का एक्स्ट्रा फर्क पड़ेगा। तो हमारा जो 10th मीटिंग होगा दैट विल बी संडे प्लस 2, यानी कि ट्यूसडे को होगा, ट्यूसडे को होगा, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट्स इज 54। एक 2 डिजिट नंबर मान लेते हैं अपना ए बी, और ए और बी की पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे, नया नंबर आ जाएगा बी ए, और ए बी और बी ए का जो डिफरेंस है दैट इज 54। फिर क्वेश्चन में हमें 2 स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, 2 स्टेटमेंट गिवन है। पहला स्टेटमेंट है सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 डिजिट्स इज नोन। सेकंड स्टेटमेंट, डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड, ओके। अब ए बी अगर हमारा नंबर है, जैसे हम नंबर लिखें लेटर से 23, ठीक है, अगर हम नंबर लिख रहे हैं 23, तो क्या हम 23 को 20 + 3 लिख सकते हैं, या फिर 2 × 10 + 3? बिल्कुल लिख सकते हैं, और यही तो मतलब हुआ इस नंबर का। सिमिलरली ए बी हमारा हो जाएगा 10a + b, क्योंकि b तो यूनिट डिजिट पे आ रहा है, a आ रहा है 10th डिजिट पे, और ऐसे b हो जाएगा 10b + a। अगर हम इनका डिफरेंस देख रहे हैं, दिस डिफरेंस इज 54, ओके। सो 10a - a यानी 9a - 9b इज 54, तो यहाँ से a - b आ जाएगा 6।
तो ए और बी का डिफरेंस यानी दो डिजिट्स का डिफरेंस तो हमें मिल गया। और सेकंड स्टेप में यही तो कह रहा है डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड, बिल्कुल डिटरमाइन कर सकते हैं। और इन जनरल क्या होगा, जब भी कभी हम इंटरचेंज करके लिखेंगे दो नंबर्स को, जैसे कि मान लो तुमने लिखा 52 और फिर लिखा 25 इंटरचेंज करके, तो डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 27 का। बेसिकली डिफरेंस आएगा 9 इंटू जो डिफरेंस है डिजिट्स का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 5 और 2 में 3 का डिफरेंस है, तो 9 इंटू 3 यानी कि 27 का डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है। तो जैसे ही तो 54 दिख रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए दिस इज 9 इंटू 6 यानी कि 6 का डिफरेंस होगा डिजिट्स में। तो सेकंड स्टेटमेंट तो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सम ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट इज नोन। देखो अगर प्रोडक्ट हमें पता होगा तो हम सम ऑफ डिजिट्स पता लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है ओनली इफ, यानी यही एक तरीका है, कोई और तरीका नहीं है। अगर हमें प्रोडक्ट नहीं पता हो तो नहीं पता लगा सकते। क्या ऐसा होगा क्या, अगर हमें प्रोडक्ट की बजाय लेटर से रेशियो गिवन हो, रेशियो गिवन हो तब भी तो पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमें रेशियो गिवन है 1:4 का और डिफरेंस है 6 का, तो 28 हो सकता है, 2 और 8 नंबर्स हो सकते हैं। 2 और 8 होगा 28, 82, डिफरेंस आ जाएगा 54 का, ठीक है। या फिर रेशियो गिवन हो हमें 3:1:3 का, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए बस समझ रहे हैं, रेशियो गिवन है हमें 1:3 का और डिफरेंस हमारा है 6 का, यानी कि 3 और 9 हो सकता है, 39 नंबर हो सकता है। तो अगर रेशियो भी गिवन होगा तो भी काम चल सकता है, या फिर हमें 1 डिजिट गिवन होगा तो भी काम चल जाएगा। एक डिजिट गिवन होगा दूसरा निकाल लेंगे, एक गिवन होगा दूसरा हम निकाल लेंगे रिजल्ट में। तो जरूरी नहीं है प्रोडक्ट देना जरूरी हो, हाँ प्रोडक्ट दिया होगा तो भी निकाल सकते हैं, बट ओनली इफ अगर मेंशन नहीं होता तब तो स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता, तब स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट दिया हुआ है तो निकाल लेंगे, ठीक है। बट ओनली इफ क्योंकि गिवन है इसलिए प्रॉब्लम है, एंड दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि और भी कई तरीके हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट बिकॉज ऑफ ओनली इफ, अदरवाइज नॉट। ओके, नेक्स्ट वन, X said to Y, at the time of your birth I was twice as old as you are at present. X ने Y से कहा जब तुम पैदा हुए थे, at the time of your birth I was twice as old as you are at present. जो तुम्हारी आज एज है उसकी डबल एज थी मेरी उस समय, जो तुम्हारी आज एज है उसकी डबल एज मेरी कब थी, जब तुम पैदा हुए थे। तो अगर आज Y की एज हम Y मान लेते हैं, एट प्रेजेंट एज ऑफ Y इज Y, तो जब Y पैदा हुआ था Y की एज कितनी होगी, 0। और जब y की एज 0 थी तो x की एज जस्ट डबल थी किसकी, y की प्रेजेंट एज की, यानी कि 2y थी, 2y थी। और अगर तब y की एज 0 थी और अब है y, यानी कि y ईयर्स बाद की हम बात कर रहे हैं, तो x की एज क्या हो जाएगी, 2y प्लस y हो जाएगी, क्योंकि एज तो उसकी भी y ईयर्स में उतनी ही बढ़ेगी, तो 2y प्लस y यानी कि 3y हो जाएगी। आज की डेट में x की एज है 3y और y की है y, और क्वेश्चन कह रहा है प्रेजेंट एज x की कितनी है, 42, यानी कि 3y इज इक्वल टू 42। और अगर 3y 42 है इसका मतलब क्या हुआ कि y कितना है, 14। एट प्रेजेंट y की एज है 14 ईयर्स और x की एज है 42 ईयर्स, x की एज है 42 ईयर्स। फिर पहला स्टेटमेंट करा 8 ईयर्स एगो, यानी कि आज से 8 साल पहले, 8 ईयर्स एगो, 8 साल पहले क्या होगा, x की एज भी 8 साल कम हो जाएगी और y की भी 8 साल कम हो जाएगी। तो 42 माइनस 8 यानी कि x की आ जाएगी 34 और 14 माइनस 8 यानी कि y की आ जाएगी 6। तो 34 और 6 एजेस आ गई। एज ऑफ x इज 5 टाइम्स एज ऑफ y, ऐसा है क्या, 6 का 5 टाइम्स 30 है, बट 34 5 टाइम्स तो नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड, आफ्टर 14 ईयर्स, ठीक है, 14 ईयर्स आफ्टर, या फिर हैंस भी कहीं पे लिखा हो सकता है, हैंस का मतलब भी आफ्टर ही हुआ। 14 ईयर्स अगर ऐड कर दोगे तो 42 में 14 ऐड करोगे 56 एज आ जाएगी एक्स की, और 14 में 14 ऐड करोगे तो एज आ जाएगी 28। 56 एज आ गई है एक्स की और 28 एज आ गई है वाई की, तो एज ऑफ एक्स विल बी 2 टाइम्स एज ऑफ वाई। 56 डेफिनेटली डबल है 28 का, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, या 2 ओनली इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 20% एंड देन नए प्राइस को हम इंक्रीज करते हैं 25% से, तो व्हाट इज द नेट चेंज इन द प्राइस। पहले हम प्राइस को डिक्रीज कर रहे हैं 20% से। अगर सिंपल परसेंटेज वैल्यूज दी हैं जैसे यहाँ पे दी है 20 और 25%, तो हम 100 से स्टार्ट मार कर सकते हैं कि लेट अस से प्राइस ऑफ द आर्टिकल इनिशियली वाज 100, 100 का 20% 20 ही होगा, तो 20 से डिक्रीज किया, 100 माइनस 20 करोगे नया प्राइस हो जाएगा 80, और फिर 25% से इंक्रीज करोगे, लेकिन 25% किसका है, ये 80 का है, तो 80 का 25% यानी कितना होगा 25/100 यानी कि 1/4, 80 का 1/4 आएगा 20, 20 ऐड कर दोगे 80 प्लस 20 यानी कि अगेन प्राइस हमारा वापस से 100 हो जाएगा, जहां से शुरू किए वापस वहीं पे पहुंच गए, यानी कि देयर इज नो चेंज व्हाटसोएवर, 0% चेंज है, नो इंक्रीज नो डिक्रीज। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, प्राइस की वैल्यू कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, तो कैन नॉट डिटरमाइन आंसर नहीं होगा।
ठीक है, प्राइस की वैल्यू कुछ भी होगी वही सेम कहानी हो जाएगी, 0% का चेंज आएगा। ओके, ठीक है। बट इंस्टेड कभी ऐसा क्वेश्चन में हो सकता है कि हमें परसेंटेज वैल्यूज टिपिकल दी हो, वैल्यूज दी हो 33.33%, यानी कि 1/3 का डिक्रीज किया है, ठीक है, और एंड सो ऑन। तो वहां पे तुम फ्रैक्शन में भी वैल्यू मान सकते हो, या कोई भी वैल्यू मान लो 1/3 का डिक्रीज किया, यानी कि बचेगा कितना, अगर 1/3 का डिक्रीज करोगे तो बचेगा 2/3, तो यहाँ प्राइस 2/3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे था 20% का डिक्रीज किया है, 20% यानी कि 20/100 यानी कि 1/5 का डिक्रीज किया है, यानी कि 5 में हम 1 का डिक्रीज कर रहे हैं, और अगर 5 में 1 का डिक्रीज करो तो बचेगा कितना, 4/5 बचेगा। तो 100 में 4/5 मल्टीप्लाई कर दोगे, आ जाएगा 80। सिमिलरली 25% जब इंक्रीज करोगे तो 25% यानी कि 1/4 का इंक्रीज किया, यानी कि 4 में 1 इंक्रीज किया है, 4 में 1 इंक्रीज करोगे आ जाएगा 5, यानी कि 80 में 5/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 100। तो अगर हमें वैल्यूज दी हो टिपिकल ज़्यादा फ्रैक्शन में जहाँ पे कि हमें डील करना पड़े, तो वहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लोगे 4/5, 5/4 या जो भी नंबर आ रहा होगा 2/3, उससे मल्टीप्लाई करके हम नया प्राइस फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन, व्हेन अ सर्टेन नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 7 द प्रोडक्ट इंटायरली कंप्राइजेज वंस ओनली, यानी कि प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ 1 है, 1 1 1 1 1 1, कितने 1 होंगे ये भी नहीं पता। क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सच नंबर, सबसे छोटा ऐसा नंबर कौन सा होगा, और ऑप्शन हमें गिवन है, सारे के सारे ऑप्शन जो गिवन है वो 15,000 में है, 15,000 में है, ठीक है। तो अगर हम 15,000 में लेट अस से 7 मल्टीप्लाई कर दें, 15 × 7 इज 105, और फिर बाद में फॉलो करेंगे 3 0, यानी कि 6 डिजिट का नंबर आएगा हमारा। यानी कि सारे के सारे जो नंबर हैं वो यही हमें बता रहे हैं कि जो हमारा नंबर है रिजल्टेंट नंबर, जिस नंबर में हम डिवाइड कर रहे हैं 7, या इन 15,000 समथिंग में जब 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्ट हमें मिल रहा है 111, उसमें टोटल 6 1 होने चाहिए, क्योंकि 6 डिजिट का नंबर आएगा वो, ठीक है। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया। अब इसमें डिवाइड कर दो 7 से, ठीक है। तो पहले जाएगा 7 1 टाइम जाएगा 41, 7 5 ज़ा 35, 6 बचा 61, 7 8 ज़ा 56, 51, 7 7 ज़ा 49, और 21, 7 3 ज़ा 21, 15873 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, क्लियर है? और जस्ट इन केस अगर ये नंबर डिफाइंड नहीं होता, क्वेश्चन ये पूछता है कि स्टार्टिंग में मान लो कि बहुत बड़ा कोई नंबर है, बहुत बड़ा कोई नंबर है, बहुत सारे वंस हैं उसमें, बहुत सारे वंस हैं उसमें, ठीक है। तो तुम उस केस में स्टार्टिंग का पैटर्न देख लेते हो ऑप्शन से। पहले तुम क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, 1 टाइम जाएगा, यहां बचा 4, अब अगला नंबर हो गया 41, तो 7 से 5 टाइम्स जाएगा, 1 के बाद आ जाएगा 5, अभी तो सारे ऑप्शन में 5 आ रहे हैं, बट अब 41 से 35 चला जाएगा, बचेगा क्या 6, और नेक्स्ट आ जाएगा 1 61, अब अगला 8 टाइम्स जाएगा, 158 आ गया, ठीक है। और 158 आते ही हमें कंफर्म हो गया कि अब ऑप्शन डी के अलावा कोई और आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी ऑप्शन में 157 है। क्लियर है? तो यहां से भी पिक कर सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ अ जॉब इन 21 डेज, 7/8 वर्क कंप्लीट कर रहा है कितने दिनों में, 21 डेज में। 7 से 3 टाइम्स जाएगा, यानी कि 1/8 जॉब करेगा 3 डेज में। तो पूरी जॉब कितने दिन में करेगा, 3 × 8 24 डेज में करेगा, अगर पूरा करना होता तो 24 डेज में करता। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब इफ क्वांटम ऑफ वर्क इज फर्दर इंक्रीज बाय 50%। क्वांटम ऑफ वर्क को, यानी कि टोटल जो जॉब था उसको 50% से हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। टोटल जो जॉब था उसको 50% से हमने बढ़ा दिया। तो पहले अगर उसको 1 यूनिट करना था काम, जो 24 डेज में कर रहा था, तो अब कितना काम करना है, अब 1.5 यूनिट करना है, 1.5 जॉब करना है, या फिर 3/2 टाइम्स जॉब करना है। तो 3/2 टाइम भी लगेगा, 3/2 × 24 डेज लगेंगे, यानी कि 3 × 12 36 डेज लगेंगे। लेकिन ऑलरेडी वो कितना काम कर चुका है, 7/8 जॉब 21 डेज में कर चुका है, 21 दिन तो उसने ऑलरेडी निकाल दिए हैं, तो वो घटाने भी पड़ेंगे, 21 डेज सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 15 डेज में बचा हुआ काम हो जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क विल बी डन इन 15 डेज, ऑप्शन डी। क्या ये बात समझ में आती है, क्लियर होती है? ओके, सो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, 15 डेज। क्लियर है? ओके, तो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस थे सीसा 2021 में सारे के सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया इस क्वेश्चन के साथ में। आई बिलीव सेशन पसंद आया, क्वेश्चन समझ में आऊँ, किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट रहा हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करना। अगर सेशन पसंद आया है तो फीडबैक जरूर देना, अपना अप्रिसिएशन जरूर देना, और साथ में सेशन को लाइक जरूर करना। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, और साथ में टेलीग्राम चैनल आदि का लिंक तुमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और टेलीग्राम पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो @ADITYAKT। माय नेम इज आदित्य कुमार तिवारी। दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन।